प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों सामाजिक विज्ञान की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश और पुष्पभूति वंश। प्यारे बच्चों पुष्पभूति वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है और इसमें आपको देखने को मिलेंगे हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। इसके अलावा हुएनसांग और बाणभट्ट के बारे में भी जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो इसी चैप्टर से होते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये चैप्टर है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ और सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल का सपोर्ट कीजिए और चैनल पर जो भी वीडियो आ रहे हैं उनको आप लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो है हम बहुत मेहनत करते हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि चैनल का सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लाइक करेंगे तो वीडियो यूट्यूब भी रिकमेंड करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा। तो प्यारे बच्चों आपसे यही रिक्वेस्ट है और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? ऑप्शन दिया गया है राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो हर्षवर्धन बच्चों प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे। पहले का नाम था राज्यवर्धन, दूसरे का नाम था हर्षवर्धन। तो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन इनके पुत्र थे और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। तो आप इन तीनों के नाम ले सकते हैं, क्योंकि आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि भाई राजश्री किसकी पुत्र थी, या प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम क्या था, या हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था। तो आप लोग जो है इन सब का वन लाइनर के रूप में नोट्स तैयार करते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 है, हर्षवर्धन वंश के शासक थे। तो किस वंश के शासक थे? गुप्त वंश, मौर्य वंश, मुगल वंश या पुष्पभूति वंश? तो हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश के थे और इसको वर्धन वंश भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे और इसको लिख भी लेंगे आवलिक के रूप में। इसके बाद देखो एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है, 606 से लेकर 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन ने शासन किया था, लगभग 40 साल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, हर्षवर्धन? तो बाणभट्ट बच्चों हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। डी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, किस शासक के शासनकाल में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन होता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था? तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के टाइम में ये जो है हर 5वें वर्ष एक समारोह होता था प्रयागराज में, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। इसको आप लिख लीजिएगा। हर्षचरित्र के रचयिता कौन हैं? कालिदास, तुलसीदास, बाणभट्ट या वराह मिहिर? तो सी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा, बाणभट्ट हर्षचरित्र के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी बच्चों किसकी रचना है? कालिदास, तुलसीदास, बाणभट्ट, वराह मिहिर? तो कादम्बरी बच्चों बाणभट्ट की रचना है और जो कि ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कादम्बरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो कादम्बरी ध्यान रखिएगा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, प्रभाकर वर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन पल्लव या शशांक? तो हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। बी ऑप्शन इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक का मतलब दूसरे अशोक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या हर्षवर्धन? तो हर्षवर्धन को कहा जाता है द्वितीय अशोक। डी ऑप्शन सही जवाब है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है किसने लिखा था? तो ये क्वेश्चन आप ऊपर पढ़ चुके हैं, बाणभट्ट ने जो है लिखा था, लेकिन भाषा जो है क्वेश्चन की बदल देता है। क्वेश्चन सेम रहता है, हर वर्ष इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए आप, क्वेश्चन की भाषा बदली है, क्वेश्चन सेम है। तो कहने तात्पर्य ये है कि हर एंगल से आपको समझना है किस तरीके से आपके प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार? तो बी ऑप्शन सही है। हर्षवर्धन के ने जो है 3 नाटकें लिखी थी, नागानंद,
और प्रियदर्शिका। इसके अलावा एक और नाटक थी जिसकी रचना की थी, आप लोग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ें, राजा यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा कथन। कौन सा कथन हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए है हर्षचरित्र हर्षवर्धन पर रचित। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पर कथन होना चाहिए, राजा लिख गया है, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है। तो ऑप्शन ये कहता है कि हर्षचरित्र हर्षवर्धन पर रचित एक जीवनी है, ये कथन सही है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि हर्षसेन थे। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि ह्वेन-सांग काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे थे, तो ये भी कथन आपका सही है। लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने शासन किया था, ये कथन भी सही है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो गलत कथन है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपको जो 11 नंबर का बी वाला गोला होगा उसको कलर करना होगा, क्योंकि नहीं वाला जो प्रश्न होता है बच्चों, इसको ध्यान से आप पढ़ा करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। प्रयागराज, दिल्ली, कन्नौज, राजगृह। तो सही जवाब बच्चों इसका हो जाएगा सी ऑप्शन कन्नौज। तो इसकी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी और बाद में इन्होंने, जो हर्षवर्धन थे, उन्होंने कन्नौज अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। तो सी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। ऐसे भी आपसे प्रश्न बच्चों पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कौन थी, तो वो थानेश्वर थी और बदल करके कहाँ पर किया इन्होंने, कन्नौज में किया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा वल्लभी में, वल्लभी तथा प्रयागराज में। तो कन्नौज तथा प्रयागराज में 2 धार्मिक सम्मेलन इन्होंने आयोजित किए थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ह्वेन-सांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और ये एक चीनी यात्री था। इन्होंने सी यूकी नामक ग्रंथ की रचना की थी, इसको आप लिख लीजिए, सी यूकी नामक ग्रंथ की रचना की थी और इन्होंने जो है 15 साल तक ह्वेन-सांग के साथ में रहकर काम किया था, मतलब उनके शासनकाल में 15 वर्ष तक रहे थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रियदर्शिका नाटक किसने लिखा था। तो प्रियदर्शिका नाटक बच्चों हर्षवर्धन की है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पाणिनि ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। मनुस्मृति, रघुवंशम, कथा, सरितसागर, अष्टाध्यायी। तो पाणिनि की महत्वपूर्ण रचना बच्चों है अष्टाध्यायी, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी से संबंधित एक पुस्तक है, अर्थव्यवस्था से, विधि से, व्याकरण से, औषधि से। तो ये व्याकरण शास्त्र की रचना है, अष्टाध्यायी में संस्कृत संबंधित व्याकरण जो है लिखा गया है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। तो पतंजलि हैं योग दर्शन के प्रतिपादक। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य सम्राट की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में की थी। तो ये बच्चों हैं बृहद्रथ मौर्य, इनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में शुंग वंश की नींव रखी थी या शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ध्यान रखेंगे कई प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं, यानी शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग, सुनिए बात। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ। इसके अलावा शुंग वंश की स्थापना कब हुई, तो 185 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। तो इन सभी चीज़ों को आप जो है नोट कर लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, परमेश्वर वर्मन या परांतक ने। तो पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन ने, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बन चुका है एक बार। 21 नंबर क्वेश्चन है, ह्वेन-सांग ने किसे शिलादित्य कहा है। तो शिलादित्य ह्वेन-सांग है, तो ह्वेन-सांग जो है हर्षवर्धन को ही कहेंगे, डी ऑप्शन आपका सही जवाब बच्चों हो जाएगा।
शिलादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को। 22 नंबर प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो नर्मदा नदी के तट पर जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था। किसने किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल तक रहा? तो 15 साल तक रहा था। सी ऑप्शन सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो कुंभ मेला प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए जिम्मेदार नहीं है? यानी किसने बौद्ध धर्म का विस्तार नहीं किया? अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क या पुष्यमित्र शुंग? तो पुष्यमित्र शुंग सही जवाब हो जाएगा बच्चों। इन्होंने बौद्ध धर्म का जो है इसको नष्ट करने का प्रयास किया है ग्रंथों के अनुसार, और इन्होंने बौद्ध धर्म के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी। इसके अलावा अशोक, हर्षवर्धन और कनिष्क इन सब ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। 26 नंबर प्रश्न है, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग शासकों की राजधानी बच्चों थी विदिशा। बी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है, महाभाष्य के रचयिता कौन है? पतंजलि, कालिदास, भास या महर्षि व्यास? तो महाभाष्य के रचयिता बच्चों हैं पतंजलि। ए ऑप्शन सही है। 28 नंबर क्वेश्चन बच्चों कहता है कि मालविकाग्निमित्रम कौन है, रचयिता कौन है? मालविकाग्निमित्रम एक महत्वपूर्ण रचना है और इसके रचयिता बच्चों हैं कालिदास। बी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र शुंग, देवभूत, दशरथ? तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। दो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा पुष्यमित्र शुंग था। क्वेश्चन नंबर 30 है, शुंग वंश का अंतिम सम्राट कौन था? सिमुक, अग्निमित्र, देवभूति, दशरथ? तो 30 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन देवभूति। देवभूति शुंग वंश का अंतिम सम्राट था। तो ये बच्चों रहे आपके 30 प्रश्न जो कि शुंग वंश और वर्धन वंश से संबंधित थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट बच्चों प्रश्न है। इसके अलावा इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आपका आने वाला नहीं है, तो इन प्रश्नों को आप लोग आसानी से वन लाइनर के रूप में लिख सकते हैं। लिख करके जब भी आपका जो पेपर हो तो उस टाइम जो है आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। आप सभी लोग रेगुलर वीडियो देखते रहें, साथ में जो भी हम कम्युनिटी पोस्ट में वीडियो लगाते हैं, जैसे आज हमने लगाया था जो है पुष्पभूति वंश का हमने वन लाइनर वाला वीडियो लगा दिया था, तो उसको आप पहले देखें। वो वन लाइनर के रूप में है, अर्थात सब्जेक्टिव है, वहाँ पर हमने लिख के पढ़ाया हुआ है, तो आप पहले उसको पढ़ें। उसके बाद जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं तो आप उसमें जो है शामिल होइए और अपना ओपिनियन देने के लिए तैयार रहें कि हमने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आप 30 में से 29, 28, 27 हल कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है। तो इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।